नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी। तो देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी बदोही मार्ग और छितौनी शूल टंकेश्वर मार्ग के चौड़ीकरण और हरदत्तपुर में रेलवे ओवरब्रिज परियोजना का करेंगे उद्घाटन। पीएम लेवल क्रॉसिंग 22C और खालिसपुर यार्ड में रेलवे ओवरब्रिज और कई ग्रामीण और शहरी गलियारों में व्यापक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। पीएम वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कच्चे घाटों के पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण और मंदिर के जीर्णोद्वार से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे उनमें 7 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का उद्घाटन, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र का उद्घाटन और होमी भाभा कैंसर अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी और सिटी स्कैन सुविधाओं सहित उन्नत चिकित्सा उपकरणों की स्थापना शामिल है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त भी करेंगे जारी, जिसके तहत देश भर के करीबन 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री विभिन्न दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को 7,400 से अधिक सहायक उपकरण भी बांटेंगे। ये योजनाएं वाराणसी के समग्र शहरी परिवर्तन, सांस्कृतिक कायाकल्प, बेहतर कनेक्टिविटी और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखल क्षेत्र में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को कामयाबी। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। कल देर शाम देवसर के अखल वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने तलाशी अभियान चलाया। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई। ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर किया जारी, जिससे उनके देश छोड़ने पर रोक लग गई। बिजनेसमैन अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय ने 5 अगस्त को पूछताछ के लिए समन भेजा। ये कार्रवाई 17,000 करोड़ से अधिक कथित लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। एनआईए ने 2024 के जुरीबाम हत्याकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान असम के दिलखोश ग्रांट कछार के मोइनथोल गांव के लाल रोसंग हमार उर्फ रोसांग के रूप में हुई। ये गिरफ्तारी एनआईए असम पुलिस की एक संयुक्त टीम द्वारा आइजॉल से एक अन्य आरोपी थंगलीनलाल हमार की गिरफ्तारी के तुरंत बाद की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज राजधानी दिल्ली में 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज गुरुग्राम में वन महोत्सव 2025 के तहत आयोजित मात्र वन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। पटना में शिवराज सिंह चौहान किसानों से करेंगे बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक पिंगली वेंकैया जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के साथ भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन कर पिंगली वेंकैया जी ने करोड़ों भारतवासियों को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत किया। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद पहला
संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट शुक्रवार को जारी कर दिया। कल दोपहर 3 बजे आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया तो राजनीतिक दलों के साथ भी इसे साझा किया गया। बिहार के 38 जिलाधिकारियों ने 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,817 मतदान केंद्रों के लिए जो संशोधित सूची तैयार की थी, उस प्रारूप को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी साझा किया गया। 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अभी तक चली पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों द्वारा नामांकित 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट शामिल हो रहे हैं और 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं ने अपने एनुमरेशन फॉर्म जमा किए। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। चुनाव आयोग ने बयान जारी कर इस प्रकार के किसी भी आरोप को सिरे से खारिज किया और गलत बयानी को बेहद गैर जिम्मेदार बताया। चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि चुनाव आयोग रोज रोज लगाए जा रहे ऐसे बेबुनियाद आरोपों को नजरअंदाज करता है और रोज रोज दी जा रही धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे सभी चुनावी कर्मियों को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न देने के लिए कहता है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रचने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। बिहार में सियासी दलों की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई। यहाँ मुख्य रूप से इंडी गठबंधन और आरजेडी के घटक दल अपनी रीति नीति के हिसाब से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस संबंध में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि बिहार में राजग पूरी तरह एकजुट और मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है। राजग में सीट को लेकर कोई उलझन नहीं है। इंडी गठबंधन में राजद और कांग्रेस मुख्य घटक दल, इनके साथ सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी हैं। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शुक्रवार को कई मंत्रालयों के महत्वपूर्ण सवालों के लिखित जवाब दिए गए, जिसमें विदेश, रेल, भारी उद्योग मंत्रालय शामिल। वहीं कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सरकार ने दिए। संसद में भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंध जवाब में बताया कि ईवी कलपुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम लागू हो गया है। रेलवे सुरक्षा से जुड़े जवाब में बताया गया कि पटरियों से छेड़छाड़ के 82 मामले वर्ष 2024 में दर्ज किए गए। बेनागा रेल हादसे की जांच सीबीआई द्वारा की गई। रेल मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक लिखित जवाब में बताया गया कि भारतीय रेलवे में व्यापक भर्ती अभियान चलाया गया और 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल वर्तमान में गतिशील। किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स की समय पर आपूर्ति हेतु सरकार के कदमों पर जानकारी देते हुए बताया गया कि उर्वरक विभाग द्वारा मासिक आपूर्ति योजना जारी कर राज्यों को फर्टिलाइजर्स का पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े एक लिखित जवाब में बताया गया कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कर भार जो है वो उपभोक्ताओं पर नहीं डाला है। सत्ता में आने के बाद से लगातार आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार, प्रदेश में अब तक लॉटरी संचालन करने का फैसला लिया गया। प्रदेश सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक ऐतिहासिक खोज हुई, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के 4,500 साल पुराने अवशेष मिलने का दावा। ये खोज रातडिया रीडेरी नामक स्थान पर की गई। इस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के लगभग 4,500 साल पुराने अवशेष मिले। ये अवशेष राजस्थान के थार में सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की ओर इशारा करते हैं। नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में कल से 3 अगस्त तक मेघालय पाइनएप्पल महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय महोत्सव मेघालय के किसानों द्वारा उगाए गए बेहतरीन अनानास की खुशबू के स्वाद चखने का उत्सव है। महोत्सव का उद्घाटन समारोह जो होगा उसमें मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड के संगमा और उनके साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे उपस्थित। वर्ष 2023 के लिए 71वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता एक बार फिर केंद्र में रही, जिससे देश की कई भाषाओं की जीवंत और वीरतापूर्ण कहानियों को राष्ट्रीय सम्मान मिला। शाहरुख खान ने फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और रानी मुखर्जी ने फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के साथ निर्यात प्रोत्साहन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। सीएम ने उत्तर प्रदेश फुटवेयर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 के प्रारूप पर विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए क्लस्टर आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ विकास कार्यों और योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में शहर के यातायात प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, डीजी ट्रैफिक, पुलिस आयुक्त सहित प्रमुख अधिकारी मौजूद हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले मुंबई में गणपति प्रतिमाओं की तैयारी जोरों पर। मूर्तिकार मुंबई में गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ गया। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान तक पहुंचा। नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। हिमाचल के मंडी जिले में पंडो बांध के पास चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बने चक्रवात के चलते मानसून सक्रिय। इसी के चलते राज्य के कुछ जिलों में आगामी 6 तारीख तक भारी बारिश का अनुमान। भारतीय सेना मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में बाढ़ राहत अभियान जारी रखे हुए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के प्रभावित क्षेत्रों में अपने समर्पित बाढ़ राहत अभियान को वो लगातार जारी किए हुए हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति स्थिर। गुना और शिवपुरी जिलों में तैनात टुकड़ियों को आज वापस बुला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हादसे में रामनगर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की मौत, जबकि उनकी पत्नी और बेटी सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी भूस्खलन की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये त्रासदी हृदय विदारक है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। फिलहाल वक्त छोटी ब्रेक का है। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दें। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आने खबरों की तरफ एक्सप्रेस अंदाज में।
आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 25 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.7 अरब डॉलर बढ़कर 698 अरब डॉलर के पार। वहीं फिच रेटिंग्स का मानना है कि मार्च 2026 तक भारतीय कॉर्पोरेट्स के क्रेडिट मैट्रिक्स में सुधार होगा। व्यापक एबिटा मार्जिन उनके उच्च खर्च यानी कैपेक्स को करेंगे संतुलित। सस्ता हुआ सोना चांदी। शुक्रवार को सोने की कीमत में 400 रुपये की गिरावट, जिसकी वजह से सोना 97,620 रुपये प्रति 10 किलोग्राम। वहीं चांदी की कीमत में 2500 रुपये की गिरावट 1,09,500 रुपये प्रति किलोग्राम रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जीएसटी संग्रह जुलाई में बढ़कर 1.96 लाख करोड़ के पार, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.5% अधिक। HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 6 अगस्त को होने वाली MPC की बैठक में रेपो रेट को अपरिवर्तित रख सकता है RBI। कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि भारत का कपड़ा और परिधान का कुल निर्यात 2024-25 में 35 अरब डॉलर से बढ़कर 37 अरब डॉलर के पार चला गया। घरेलू निवेशक बैंक SBI कैपिटल मार्केट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों की संख्या 2030 तक 1700 से बढ़कर 2200 तक होने की उम्मीद। इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि देश भर में अब कुल 29,277 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशंस मौजूद और कर्नाटक में 6,097 EV चार्जिंग स्टेशंस के साथ वो सबसे आगे। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा निर्माता संघ की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अक्टूबर में शुरू होने वाले 2025-26 सीजन में भारत का चीनी उत्पादन 18% बढ़कर 34 मिलियन टन होने की उम्मीद है। नाबार्ड के सर्वे के अनुसार 76% से अधिक ग्रामीण परिवारों ने खपत में वृद्धि दर्ज की, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तेज गति का संकेतक है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि केवल एक महीने में लगभग 6 लाख से ज्यादा नए प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खोले गए। 3 जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 22 लाख से अधिक नए नामांकन दर्ज हुए। जानकारी के मुताबिक त्योहारों के दौरान विज्ञापन पर होने वाले खर्च में पिछले साल के मुकाबले 8 से 20% वृद्धि होने के आसार। इससे मुख्य तौर पर डिजिटल माध्यम, बेहतर उपभोक्ता धारणा, बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट से रफ्तार मिलने की उम्मीद। देश में जुलाई 2025 के दौरान बिजली की खपत सालाना आधार पर केवल 2.6% बढ़कर 153 अरब यूनिट। बिजली की मांग में ये मामूली वृद्धि मुख्य रूप से भारी बारिश और उसके चलते कूलिंग उपकरणों के कम उपयोग का परिणाम। S&P ग्लोबल के आंकड़ों के अनुसार नए ऑर्डर और प्रोडक्शन में मजबूत वृद्धि की वजह से HSBC इंडिया PMI इंडेक्स जुलाई में बढ़कर 59.1, जो जून में 58.4 पर था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि अब तक स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं से प्रतिवर्ष 24 अरब से अधिक चिप का होगा उत्पादन। इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं पर भी काम जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के पास 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का फैसला लिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर कहा कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के अत्यधिक भड़काऊ बयानों के आधार पर मैंने ये आदेश दिया। पिछले दिनों रूस ने ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिका के गैर जिम्मेदाराना हमलों की कड़ी निंदा की। रूस ने हमलों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य की ओर से किया गया अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान को कई देश परमाणु हथियार दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार भूल जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के आयुक्त एरिका एल को बर्खास्त करने का आदेश दिया, क्योंकि पिछले महीने रोजगार वृद्धि के आंकड़े उम्मीद से कम रहे। ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि उनकी जगह किसी और को अधिक सक्षम और योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। वहीं एरिका पर बिना सबूतों के आंकड़ों में हेरफेर करने का भी आरोप लगाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पोवेल से इस्तीफा देने की अपनी मांग दोहराई। ट्रंप ने
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा पवेल को इस्तीफा देना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि पवेल इस पद के लिए सही नहीं। ये हमला फेडरल रिजर्व द्वारा लगातार 5वीं बार ब्याज दरों को स्थिर रखने के बाद आया। मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में संसद ने राष्ट्रपति पद की अवधि की सीमा को खत्म कर दिया। एक संवैधानिक संशोधन के जरिए राष्ट्रपति के कार्यालय को भी 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। राष्ट्रपति नायब बुकेलो की पार्टी द्वारा नियंत्रित संसद में 60 में से 57 सांसदों ने संशोधन के पक्ष में वोट किया। राष्ट्रपति बुकेले पिछले साल 58% से अधिक मतों के साथ दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 60,332 हुई, जबकि 1,47,643 अन्य घायल। बयान के अनुसार पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में 83 लोगों की जान गई, 554 अन्य घायल। वहीं अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने युद्धग्रस्त गाजा का दौरा किया और गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित एक सहायता वितरण केंद्र का किया निरीक्षण। इजरायल ने यूएई की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए चेतावनियां और तेज कर दी। इजरायल का कहना है कि खाड़ी देशों में इजरायली नागरिकों पर आतंकी संगठनों के हमलों का खतरा बढ़ गया। इजरायल संयुक्त अरब अमीरात से अपने अधिकांश राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला लिया। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि राहत कर्मियों ने गाजा में 10,000 से अधिक भूखे परिवारों को नकदी प्रदान की, जिनके पास खर्च करने के लिए बाजार में बहुत कम भोजन उपलब्ध है। मोन्टाना के एनाकोंडा स्थित द आउल बार में एक बंदूकधारी ने गोलीबारी कर 4 लोगों की गोली मारकर की हत्या। मामले में पुलिस ने संदिग्ध की पहचान 45 वर्षीय माइकल पॉल ब्राउन के रूप में की, जिसकी तलाश जारी। गोलीबारी का कारण फिलहाल पता नहीं चला। नेपाल के प्रधानमंत्री 3 अगस्त को तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। लैंडलॉक्ड विकासशील देशों पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में नेपाली प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे। सम्मेलन तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में 5 से 8 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। वियतनाम के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ में कम से कम 3 लोगों की मौत, जबकि 9 अन्य लापता। करीब 30 सेंटीमीटर की मूसलाधार बारिश के चलते वियतनाम के कई इलाके जलमग्न। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शुक्रवार को बांग्लादेश डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व संयुक्त संयोजक जैन आलम उर्फ अप्पू को पूर्व सांसद शमी अहमद के आवास से जुड़े जबरन वसूली के मामले में किया गिरफ्तार। रूस के कुरिल द्वीप में 3 दिन के भीतर तीसरी बार तेज भूकंप। इसी के साथ अफगानिस्तान में भी भूकंप। इन दोनों जगहों पर जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। चीनी इंजीनियर्स ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। चीन में हुआजियांग कैनियन ब्रिज बनकर तैयार। ये चीनी सस्पेंशन ब्रिज एक घाटी से 2051 फीट ऊपर बनाया गया है। ट्रंप प्रशासन कुशल विदेशी श्रमिकों के H-1B वीजा प्रणाली में सुधार के लिए कदम उठाने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक H-1B उम्मीदवारों का चयन कौशल, अनुभव, स्तर और वेतन के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री ने फिडे महिला विश्व कप की विजेता दिव्या देशमुख को सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर विश्व कप की उप विजेता कुनेरू हम्पी भी वर्चुअली जुड़े। खेल मंत्री ने कहा कि दोनों खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर नहीं, ड्रीम मास्टर हैं और उनकी कामयाबी देश के कई बच्चों को सपना देखने के लिए प्रेरित करेगी। फिडे महिला विश्व कप की विजेता दिव्या देशमुख ने कहा कि इस प्रतियोगिता से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। भारत इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैच की टेस्ट सीरीज के अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की। ओवल टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 75 रन बनाए। ओवल टेस्ट में यशस्वी जायसवाल 51 और आकाशदीप 4 रन बनाकर नाबाद। शनिवार को दोपहर 3:30 बजे से तीसरे दिन का खेल शुरू। भारत इंग्लैंड के बीच जारी अंतिम टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाए। टीम को भारत की पहली पारी के स्कोर 224 रन के आधार पर 23 रन की बढ़त मिली। ओवल टेस्ट की पहली पारी इंग्लैंड से जैक क्रॉली ने 64 और हैरी ब्रूक ने 53 रन की पारी खेली। भारत से प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को 4 विकेट मिले। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में एक बार फिर भारतीय महिला पहलवानों ने
विश्व मंच पर अपना दबदबा दिखाया। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य समेत 6 पदक जीतकर देश का नाम किया रोशन। रचना ने 43 किलोग्राम भार वर्ग, अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय महिला पहलवान मोनी ने 57 किलोग्राम, काजल ने 73 और यशिता ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। मकाऊ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन और थारून मन्नेपल्ली ने पुरुष सिंगल वर्ग के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने चीन के जुआन चेनझू को कड़े मुकाबले में हराया। मकाऊ ओपन के सेमीफाइनल मुकाबले में आज लक्ष्य सेन का सामना इंडोनेशिया के 5वीं वरीयता प्राप्त अलवी फरहान से। मुकाबला 11 बजे से खेला जाएगा। मकाऊ ओपन में भारत के थारून मन्नेपल्ली सेमीफाइनल में मलेशिया के जस्टिन हो से भिड़ेंगे। सेमीफाइनल का ये मुकाबला आज खेला जाएगा। भारतीय शीर्ष युगल जोड़ी सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मकाऊ ओपन टूर्नामेंट से बाहर। सात्विक और चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी चुंग होनजियान और हाइकल मोहम्मद ने हराया। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ 15 से 27 सितंबर तक श्रीलंका के कोलंबो में होने वाली अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप के 10वें संस्करण में 7 देशों को 2 समूहों में बांटा गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होंगे। एक्सपर्ट 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।